नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर के आई पीसीएस क्लास में। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो पीएसआई सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमने जो आर के वाई पीसीएस क्लास चैनल है यूट्यूब पर, उस पर हमने राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति और दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। उसमें रोज हमें मिलती है सुबह 11 बजे राजस्थान कला संस्कृति, दोपहर 1 बजे राजस्थान पॉलिटी और शाम 8 बजे दर्शन शास्त्र की क्लासेस, जिसमें हमने संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हुए, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको देखते हुए हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। और संपूर्ण जो भी सिलेबस है उसका हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम गहराई से एनालिसिस कर रहे हैं बोर्ड के माध्यम से। दोस्तों, आप भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हो साथ में, ताकि आप बाद में इनका रिवीजन कर सको और आपकी तैयारी को मजबूत कर सको। हमने जो क्लासेस स्टार्ट की है ये इन वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए की है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जा पाए। ये हमारा विश्वास है कि जो आप देख लेना, बोले से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मैच करना। जो भी क्वेश्चन उठे हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो इसी जो हमने पढ़ा है इनमें से आए हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इनमें से आने की संभावना है। तो जो आज हमारा क्लास होगा, 1 मिनट, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो राजस्थान कला संस्कृति है उसको। दोस्तों, हमने राजस्थान कला संस्कृति में आभूषण देखा था, चित्रकला देखी थी, उसके बाद हमने हस्तकलाएं देखी, फिर देखी हमने जो राजस्थान के साहित्य और भाषा है उसके बारे में। तो राजस्थान की साहित्य भाषा में हमने मारवाड़ी बोली देखी, ढूंढाड़ी बोली देखी और हाड़ौती बोली देखी। मारवाड़ी बोली के साथ उनकी जो उपबोलियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां प्रसिद्ध है, वो हमने देखी। किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। यानी पूरे टॉपिक को बिल्कुल खोल के आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन शायद दिन से बाहर जा पाएगा। तो हमारा जो पढ़ाने का, जो बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका है, वो केवल यही, इसका कारण यही है कि आप भी अपने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट कर दो। हम बोर्ड के माध्यम से लिख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, इस वजह से हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने को तो दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ दिखाई और इनको पढ़ा दिया। लेकिन पढ़ने का मजा तब आता है जब स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, साथ के साथ नोट्स बनाते हैं और साथ का साथ उनका रिवीजन करते हैं, उनसे देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक वाइज जो राजस्थान कला संस्कृति क्लास है ये हमने स्टार्ट की है। और आने वाले समय में हम राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और जो वर्ल्ड की हिस्ट्री उसको भी हम लेके चलेंगे। यानी साथ के साथ हम जो जो सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पेपर है एसएसटी का, उसमें जो 4 सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र, तो इन 4 सब्जेक्ट को भी हम कंप्लीट रूप से एनालिसिस करेंगे। इनका क्वेश्चन भी देखेंगे एमसी वाइज, और शायद ही ऐसा क्वेश्चन जो बाहर निकलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे, इनके टॉपिक से, तो हम साथ के साथ देखते जाएंगे। पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका है, ये बस आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हम बोर्ड के माध्यम से आपको हर टॉपिक वाइज क्लास से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी क्लास होगी राजस्थान कला संस्कृति, जो रोज सुबह 11 बजे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा दिया था, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य में हमने पढ़ा दिया बोलियां, कंप्लीट रूप से जो बोली का जो भी चैप्टर वो हमने कंप्लीट करवा दिया था। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा राजस्थान का साहित्य और साहित्यकार। हमने राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार, इनसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इनकी रचना दे दी गई है, फिर साहित्यकार पूछते हैं, साहित्य दे दिया, साहित्यकार पूछते हैं, मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार इनसे क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप साथ के साथ, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी साथ के साथ अपने नोटबुक में नोट करते रहो, ताकि आपको बाद में फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और आप अपने नोट्स को रिविजन कर लो। यहाँ पे पढ़ाने के बाद जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। एक बार यहाँ पढ़ लिया, दोबारा आप उसको बिना वीडियो देख के आसानी से रिविजन कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार।
साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। तो हमने देखा था सॉरी हमने देखा था कि राजस्थान के जो हमने बोलियां पढ़ी थी उससे पहले पढ़ा था हमने राजस्थान का जो प्रथम साहित्य था वो कौन सा था। तो बताओ आप कमेंट में कौन सा साहित्य था राजस्थान का प्रथम साहित्य। तो राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना थी बरतेश्वर बाहुबली गौर। बरतेश्वर बाहुबली गौर किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये रचना लिखी गई जो ब्रजसेन सूरी है, ब्रजसेन सूरी के द्वारा ये राजस्थान का जो प्रथम साहित्य रचना है वो लिखी गई कौन सी, बरतेश्वर बाहुबली गौर। तो लिखो साथ के साथ राजस्थान की राजस्थान की प्रथम राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना, राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना, प्रथम रचना कौन सी थी। तो राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना थी वो थी बरतेश्वर बाहुबली गौर। बरतेश्वर बाहुबली गौर जो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो लिखी गई ब्रजसेन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रजसेन सूरी के द्वारा। बरतेश्वर बाहुबली गौर, तेश्वर बरतेश्वर बाहुबली गौर। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई जो ब्रजसेन सूरी है उनके द्वारा लिखी गई। ब्रजसेन सूरी के द्वारा, ब्रजसेन सूरी के द्वारा ये रचना लिखी गई। अब इसके बारे में मैंने आपको और बताया था कि संवंतो लेख द्वारा, संवंतो लेख वाली राजस्थान इतिहास की प्रथम साहित्य रचना कौन है। संतो लेख वाली राजस्थान की प्रथम साहित्य रचना कौन सी है, तो वो कौन सी थी। इसमें तो केवल गौर था और उसमें केवल रास था, इसमें गौर और उसमें रास, तो वो कौन सी थी, बरतेश्वर बाहुबली रास। बरतेश्वर बाहुबली रास जो किसके द्वारा लिखी गई, तो शालिभद्र सूरी के द्वारा वो रचना लिखी गई। तो लिखो संतो लेख वाली राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना, वाली राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो है बरतेश्वर बाहुबली रास। बरतेश्वर बाहुबली रास, बरतेश्वर बाहुबली रास किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई शालिभद्र सूरी के द्वारा। शालिभद्र शालिभद्र सूरी के द्वारा, किनके द्वारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा। दोस्तों आपको पता है मैंने जब बोलियां पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि यहाँ घोर है यहाँ रास है, तो घोर और रास में ध्यान रखना, घोर और रास में ही कंफ्यूज होते हैं। घोर किसके द्वारा, ब्रजसेन सूरी के द्वारा, और रास किसके द्वारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। तो ये राजस्थान के जो साहित्य के प्रथम ग्रंथ, प्रथम रचना कौन सी थी, तो बरतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थान। और संतो लेख वाली राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी, तो वो थी कौन सी, बरतेश्वर बाहुबली रास। बरतेश्वर बाहुबली रास जिसको किसने लिखा, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं और क्या है। तो राजस्थान की भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है, राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है,
वो देखेंगे हम। और राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है और राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये सब हम तीनों देखेंगे। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम नाटक कौन सा है और प्रथम उपन्यास कौन सा है और किनके द्वारा लिखा गया, और किनके द्वारा लिखा गया। ये देखते हैं हम राजस्थान भाषा की राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी। प्रथम कहानी कौन सी है और प्रथम नाटक कौन सा है और प्रथम उपन्यास कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी और प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो प्रथम जो नाटक है, जो कहानी है, वो है विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। और जो प्रथम नाटक है वो है केसर विलास, वो है केसर विलास। और जो प्रथम उपन्यास है वो है कनक सुंदर, कनक सुंदर। तो प्रथम कहानी कौन सी है, विश्रांत प्रवास, विश्रांत 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 प्रवास। ये क्या है, ये प्रथम कहानी है। प्रथम नाटक कौन सा है और प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर, कनक सुंदर। ये क्या है, ये प्रथम उपन्यास है। क्या है, ये प्रथम उपन्यास। और प्रथम नाटक कौन सा है, तो वो है केसर विलास, वो है केसर विलास, केसर विलास। अब इन तीनों को किसने लिखा, किसके द्वारा इनकी रचना की गई किसके द्वारा इनकी रचना की गई, तो इनकी रचना शिवचंद्र जो भरत लिया है उनके द्वारा इनकी रचना की गई, उनके द्वारा इनकी रचना की गई। और उनके अन्य रचना का क्या नाम है, तो उनके अन्य रचना का नाम है फाट का जंजाल, शिवचंद्र बरलिया, शिवचंद्र बरलिया। इनके द्वारा इसकी रचना की गई। और इनकी अन्य रचना क्या है, तो अन्य रचना, अन्य वो क्या, फाट का जंजाल, फाट का जंजाल, फाट का जंजाल इनकी अन्य रचना है। तो ये जो राजस्थान की भाषा की प्रथम कहानी है कौन सी है, तो वो विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। और जो नाटक है वो है केसर विलास। और उपन्यास कौन सा है, तो वह कनक सुंदर। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शिवचंद्र भट्टिया के द्वारा लिखा गया, बरलिया के द्वारा लिखा गया। जिनकी अन्य और क्या और रचना कौन सी है, वो है फाट का जंजाल। ये ध्यान रखना, राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है और राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है और राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, नाटक है केसर विलास और उपन्यास है कनक सुंदर, कनक सुंदर इनका नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्या है क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखते हैं कि राजस्थान भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है। ये तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास हो गया। अब राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो वो है अबलाओं का इंसाफ। कौन सा है, अबलाओं का इंसाफ, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया। राजस्थानी भाषा का, राजस्थान हिंदी भाषा का राजस्थानी उपन्यास, राजस्थान में प्रथम हिंदी भाषा का उपन्यास, राजस्थान में प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है, प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो अबलाओवाला कारखान को, अबलाओवाला इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ क्या है, ये राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है।
अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ। ये राजस्थान में प्रथम क्या है? राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास और किनके द्वारा लिखा गया है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, इनके द्वारा ये लिखा गया। कौन सा? राजस्थान में प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा था? वो था अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ। और किनके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया अंबिका दत्त के द्वारा, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो वो था आबाई पटकी। आबे पटकी। किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। किनके द्वारा? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा गया। देखते हैं आगे, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ये फिर ये लिखता हूं नीचे, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो आबे पटकी। कौन सा था? आबे पटकी। आबे पटकी। और किसके द्वारा लिखा गया ये? जो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास था वो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा ये लिखा गया। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास था वो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर कौन सा है? राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है शीतलेश्वर मंदिर, झालावाड़। ये लिख लो नोट लगाकर। राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर। आबाई पटकी, बिरकाली, ये सब साहित्यकार हैं। ये इनके साहित्य है, इनका साहित्य है। तो अब देखते हैं, नोट लगा के लिख लो। आप लिखना चाहो कि राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर कौन सा है? तो वो कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर। कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। और क्या है इसके बारे में देखते हैं। और क्या है? तो और है कि जो वर्तमान में जो साहित्यकार है, वर्तमान में वर्तमान में के जो साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार रहे, वर्तमान में नहीं मतलब जो पहले भी रहे, जो प्रमुख साहित्यकार रहे उनमें से हम उन साहित्यकारों को एक एक करके उनका गहराई से उनको खोलते हुए उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। वो कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं, वो कहां से संबंधित थे और किन राजवंश को लेकर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले देखेंगे हम सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में अगर आप लिखना चाहो कि राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर कौन सा है तो वो है शीतलेश्वर मंदिर, झालावाड़। शीतलेश्वर मंदिर, झालावाड़। नोट लगा के लिख लो। नोट। राजस्थान का प्रथम समकालिक मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर, झालावाड़।
झालावाड़। ये राजस्थान का प्रथम समयकालिक मतलब समय का पता है, समय के अनुसार बना हुआ, समय का पता चला कि कभी मंदिर बना हुआ है, तो ये प्रथम समयकालिक मंदिर है। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अब देखते हैं हम जो प्रमुख साहित्यकार है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम सूर्यमल मिश्रण के बारे में। इनका साहित्यकार का नाम, पता, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई और इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई और किन राजवंश को लेकर इनकी रचनाएं लिखी गई, कौन सी शैली में लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई, हम इस से इनका गहराई के रूप से हम अध्ययन करेंगे। इन साहित्यकारों को हम गहराई रूप से लेकर चलेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी 2021 का जो आरएस का रिव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्र ने किस राजवंश के बारे में अपनी रचना लिखी, तो वो किसके? तो वो थी सिरोही राजवंश के बारे में। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखेंगे सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम देखेंगे। एक मिनट। जो हमारा प्रमुख साहित्यकार है सूर्यमल मिश्रण, उनके बारे में हम देखते हैं और उनके बारे में जो भी जानकारी है, जिस प्रकार से उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, उनकी रचनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि किस शैली में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं उनके बारे में पूछा गया, तो उसको हम कंप्लीट रूप से देखेंगे। किसको? सूर्यमल मिश्रण को। प्रमुख साहित्यकार जिनमें पहला कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण, इसको मिश्रण, इनको मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण, मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। क्या इनके बारे में? इनके बारे में क्या बताया गया सूर्यमल मिश्रण के बारे में? इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से संबंधित थे? सूर्यमल मिश्रण। देखते हैं इनके बारे में। सूर्यमल मिश्रण, इनको देखते हैं। तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 19 अक्टूबर 1815 को। अक्टूबर 1815 को जन्म। उन्नीस से 14, तो 19 होना चाहिए, 19 अक्टूबर। उन्नीस अक्टूबर 1815 को, 19 अक्टूबर 1815 क्या हुआ? इनका इनका जन्म हुआ। किनका? सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो इनका जो गांव था उनका नाम था हरना गांव, बूंदी। कहाँ हुआ इनका जन्म? हरना गांव, बूंदी में। हरना गांव, बूंदी। कहाँ हुआ इनका जन्म? हरना गांव, बूंदी में। कब हुआ? 19 अक्टूबर 1815 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था चंडीदास। और माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था भवानी बाई, भवानी बाई। और इनके पिता का नाम चंडीदास। क्या था इनके पिता का नाम? चंडीदास। तो पिता का नाम था चंडीदास। चंडीदास। और माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था भवानी बाई। माता का नाम था भवानी बाई। भवानी भवानी बाई, यानी सूर्यमल मिश्रण है, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 को हरना गांव, बूंदी में। सॉरी,
19 अक्टूबर 1815 को हन्ना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था चंडीदास और इनकी माता का नाम था भवानी देवी। बूंदी के महाराजा राम सिंह के ये दरबारी विद्वान थे। बूंदी के महाराजा राम सिंह के ये दरबारी विद्वान थे। बूंदी के महाराजा राम सिंह सेकंड के कहते हैं दरबारी विद्वान। बूंदी के महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान थे कौन? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो महाराजा थे बूंदी के, महाराजा राम सिंह सेकंड उनके दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान थे। सूर्यमल मिश्रण को नवजागरण का प्रथम कवि और पुरोधा कवि भी कहा जाता है। नवजागरण का प्रथम कवि और पुरोधा कवि भी कहा जाता है किसको? सूर्यमल मिश्रण को। यानी इनको सूर्यमल मिश्रण को, या फिर डायरेक्ट लिखो इनको, कि इनके बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो इनको नवजागरण का कवि नवजागरण कवि और पुरोधा कवि या कवि भी कहा जाता है। पुरोधा कवि भी कहा जाता है, यानी इनको नवजागरण का कवि या पुरोधा कवि भी कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण पर यानी इन पर 1990 में भारत सरकार द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। किस पर? सूर्यमल मिश्रण पर। 1990 में इन पर सूर्यमल मिश्रण, इन पर 1990 में भारत सरकार द्वारा दो रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। इनके द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। किनके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। कब किया गया? 1990 में। 1990 में सूर्यमल मिश्रण पर भारत सरकार के द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। अब देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। किनकी? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले वीर सतसई। सबसे पहले कौन सी है? वीर सतसई। तो इसको मिटा देता हूं मैं, अगले देखेंगे हम अगले पेज पर जिनकी रचनाएं हैं वो सारी एक साथ देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ? तो इनका जन्म हरना गांव बूंदी में 19 अक्टूबर 1815 को हुआ। उनके पिता का नाम चंडीदास और माता का नाम भवानी बाई था। बूंदी के महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबार में ये क्या थे? विद्वान थे। इनको नवजागरण कवि या पुरोधा कवि भी कहा जाता है। और इनके ऊपर, इनके सूर्यमल मिश्रण के ऊपर 1990 में भारत सरकार द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो पहली है वीर सतसई। कौन सी है? पहली वीर सतसई। वीर सतसई
सही। ये किनकी रचना है वीर सतसई? ये वीर सतसई ये सूर्यमल मिश्रण की। किनकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। अब ये रचना है, ये रचना कब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इनकी रचना कब की गई वीर सतसई की? तो ये रचना 1857 की क्रांति के समय इसकी रचना डिंगल शैली में की गई। किसमें? डिंगल शैली में। ध्यान रखना शैली का भी नाम आ रहा है। सूर्यमल मिश्रण की रचना है किस शैली में? तो मैं बता रहा हूं कि इनकी जो रचना है ये 1857 की क्रांति के समय इसकी रचना डिंगल शैली में की गई। लिखो 1857 की क्रांति के समय डिंगल शैली में की गई। की गई डिंगल शैली में की गई। किस रचना? वीर सतसई। वीर सतसई की रचना कब की गई? 1857 की क्रांति के समय इसकी रचना डिंगल शैली में की गई। और कौन सी है? तो वंश भास्कर। दूसरी कौन सी है? वंश भास्कर। पहले बताई मैंने कब, कौन सी? वीर सतसई। और दूसरी रचना कौन सी है? वंश भास्कर। दूसरी है वंश भास्कर। वंश भास्कर। इसके बारे में देखते हैं। तो ये वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ये किस शैली में है? ये भी डिंगल शैली में है। किस शैली में? डिंगल शैली में। डिंगल शैली में। किस शैली में? वंश भास्कर। तो वंश भास्कर डिंगल शैली में। किनकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अभी वंश भास्कर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1900 सॉरी जो 2021 में जो आरएस फ्री हुआ उसमें पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर में कौन से वंश का इतिहास लिखा गया? कौन से वंश का इतिहास लिखा गया? तो कौन से वंश का था? हाड़ौती वंश का। कौन से? जो बूंदी वंश है, जो बूंदी वंश उसके बारे में लिखा गया। किसमें? वंश भास्कर में। जो बूंदी वंश है उनके पक्ष में इसमें लिखा गया वंश भास्कर में। तो वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास पद्यात्मक लिखा गया, पद्य भाषा में लिखा गया। इसमें बूंदी का इतिहास लिखा गया। किसमें? वंश भास्कर में। किसमें लिखा गया? वंश भास्कर में लिखा गया। अब वंश भास्कर को सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया, स्टार्ट किया गया, लेकिन इसे पूर्ण किसके द्वारा किया गया? सूर्यमल मिश्रण के बाद इसको पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? मतलब जो ये वंश भास्कर है इसको पूर्ण रूप से लिखने का श्रेय किसे गया? तो जो सूर्यमल मिश्रण का जो पुत्र था, सूर्यमल मिश्रण का जो दत्तक पुत्र था, कौन सा? मुरारीदान। कौन सा? मुरारीदान। उसके द्वारा इसको पूर्ण रूप प्रदान किया गया। इस ग्रंथ को या इस रचना को, इस रचना को सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान के द्वारा पूर्ण रूप से लिखा गया।
लिखा गया। किसके द्वारा? मुरारी दान के द्वारा पूर्ण रूप से लिखा गया। किसे? वंश भास्कर को। इसमें किस वंश का? तो बूंदी वंश का, यानी बूंदी का इतिहास में लिखा गया। किसमें? वंश भास्कर में। जो किसकी रचना है? जो रचना है सूर्यमल मिश्रण की। किस भाषा में या किस शैली में? तो ये है शैली कौन सी? डिंगल शैली। ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस शैली में लिखी हुई है? डिंगल शैली में। किसमें? ये क्वेश्चन आते हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस शैली में लिखी गई? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका। वंश भास्कर का, वंश भास्कर में कहाँ का इतिहास वर्णित है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहाँ का? बूंदी का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सूर्यमल मिश्रण पर सबसे पहले तो कब टिकट जारी किया गया? तो 1990 में 2 रुपए का टिकट जारी किया गया। और जो वंश भास्कर है ये किस शैली में है या फिर वीर सही किस शैली में लिखी गई है? तो वीर सही और जो वंश भास्कर ये सब क्या है? सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो डिंगल शैली में लिखी गई है। डिंगल शैली में लिखी गई है। और क्या है वंश भास्कर के बारे में? तो विश्व कोशिकीय इतिहास, विश्व कोशिकीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। किसे? वंश भास्कर को। इसे क्या कहते हैं? विश्व कोशिकीय ऐतिहासिक ग्रंथ। इसे इस ग्रंथ को विश्वकोशीय विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो ये रही वंश भास्कर के बारे में जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। क्या क्या वंश भास्कर के पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, और इनकी विशेष सही रचना थे वो बता दी। अब देखते हैं कौन सी रचना है। तो जो रचना है वो है बलवंत विलास। कौन सी है? बलवंत विलास। उसके बारे में क्या है? तीसरी कौन सी है? बलवंत विलास। ये भी इनकी रचना है, बलवंत विलास। अब इसके बारे में क्या दे रखा है? तो ये इसमें किसका उल्लेख किया गया? तो सती प्रथा का विस्तार से उल्लेख किस रचना में हुआ? बलवंत विलास में। ये क्वेश्चन भी उठेगा, आज नहीं तो कल उठेगा, लेकिन उठेगा जरूर कि सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस रचना में किया गया, या सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में सती प्रथा का उल्लेख किया गया? तो बलवंत विलास में। इसमें सती प्रथा का विस्तार रूप से उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया, विस्तार रूप से उल्लेख किया गया। किसका? सती प्रथा का। इसमें बलवंत विलास में। और इसे इसी कारण क्या कहते हैं? सती रासो भी कहा जाता है। किसे? बलवंत विलास को। यानी इसे क्या कहते हैं? सती रासो भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं? सती रासो। इसे इसी कारण इसे सती रासो भी कहा जाता है। इसे सती रासो भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सती रासो भी कहा जाता है। और कौन कौन सी है? तो और रहते हैं रामरथ जाट। और कौन सी है? रामरथ जाट। रामरज जाट, ये भी क्या है? ये भी इनकी रचना है। किनकी? सूर्यमल मिश्रण की। कौन सी? रामरज जाट। रामरज रामरथ जाट।
राम रज्जाट। ये भी इनकी रचना है। और कौन सी है, तो इधर लिखता हूं, और कौन सी इनकी रचना। ये चार हो गई, इसके बाद में कौन सी है, तो धातु रूपावली और छंदोमुख। धातु रूपावली और छंदोमुख इनकी रचना है। धातु रूपावली और छठी कौन है, छंदोमुख। मयूख, ये इनकी क्या है, ये इनकी रचना है। किनकी, ये है सूर्यमल मिश्रण की रचना है। यह सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कौन कौन सी है, तो हमने देखा सबसे पहले सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 1815 को। उनके पिता का नाम था चंडीदास, माता का नाम था भवानी देवी। कहाँ थे, तो जो बूंदी के शासक था, कौन सा, राम सिंह सेकंड, उनके दरबार में दरबारी विद्वान थे, कौन से, सूर्यमल मिश्रण। फिर तो 1990 में, उसके बाद 1990 में इनके ऊपर भारत सरकार द्वारा 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, इनके ऊपर, सूर्यमल मिश्रण के ऊपर। और क्या था इनके बारे में, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, वो हमने देखी। सबसे पहले देखी वीर सतसई। वीर सतसई जो कि 1857 क्रांति के समय डिंगल शैली में लिखी गई, कौन सी, वीर सतसई। उसके बाद में देखे हमने वंश भास्कर। वंश भास्कर जो कि किस शैली में थे, डिंगल शैली में। किसमें, डिंगल शैली में। इसमें क्या था, तो बूंदी के इतिहास को पद्यात्मक रूप से लिखा गया, किसमें, वंश भास्कर में। इसके बाद में जो रचना थी वंश भास्कर, इसमें सूर्यमल मिश्रण को, इससे जो वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय किसे गया, तो सूर्यमल मिश्रण का जो दत्तक पुत्र था मुरारी दान, उसके द्वारा इस वंश भास्कर को पूर्ण रूप से प्रदान, पूर्ण रूप से लिखा गया, यानी इसे पूर्णता प्रदान की गई, किसे, वंश भास्कर को। किसके द्वारा, तो मुरारी दान के द्वारा। इसके बाद हमने देखा कि ये जो ग्रंथ है इसे क्या कहते हैं, इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं, इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं, किसे, वंश भास्कर को। इसके बाद में देखा हमने बलवंत विलास। बलवंत विलास को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इसमें किसका उल्लेख है, तो सती, जो सती प्रथा थी उसका विस्तार रूप से उल्लेख इसमें बलवंत विलास में। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसी कारण इसे कहते हैं सती रासो, किसे, बलवंत विलास को। क्वेश्चन आ सकता है, सती रासो किसे कहा गया है, किस रचना को सती रासो कहा गया, तो बलवंत विलास को, जो कि सूर्यमल मिश्रण की डिंगल शैली में रचना है, इसे क्या कहते हैं, सती रासो कहते हैं। उसके बाद में राम रज्जाट, ये इनकी रचना है। और कौन सा है, छंदोमयूख, ये इनकी रचना है। यह धातु रूपावली इनकी रचना है, धातु रूपावली इनकी रचना है। तो ये रहा सूर्यमल मिश्रण का संपूर्ण लेख। जो भी सूर्यमल मिश्रण के बारे में जो भी डिटेल थी, जो भी पॉइंट बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कंप्लीट रूप से। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम कौन सा, मूर्णोत नैन्सी। कौन सा, मूर्णोत नैन्सी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट, तो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार कौन सा होगा दूसरा, तो वो होगा हमारा मूर्णोत नैन्सी। कौन सा, मूर्णोत नैन्सी। ये पहले पहला होगा सूर्यमल मिश्रण, जिसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी ले ली। अब देखेंगे मूर्णोत नैन्सी के बारे में। इनकी रचनाओं में से क्वेश्चन बनते हैं, बस रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। ये रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई और किस शैली में लिखी गई, यही क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको उनके पॉइंट वाइज लिखवा दिए हर टॉपिक के हिसाब से। अब क्वेश्चन कैसे बढ़ो, इनमें से बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं मूर्णोत नैन्सी के बारे में। मूर्णोत नैन्सी के बारे में देखते हैं। मूर्णोत दूसरे कौन से साहित्यकार है हमारे, मूर्णोत नैन्सी।
मूर्ण और नैन्सी के बारे में पढ़ते हैं। इनका संबंध कहां से था? तो इनका संबंध जोधपुर से था। जोधपुर के जैन परिवार से इनका संबंध था। किनका? मूर्ण और नैन्सी का। ये कहां से थे? जोधपुर से। कहां से थे? जोधपुर से। जोधपुर से। कौन सा परिवार? जैन परिवार। जैन परिवार, जोधपुर से इनका संबंध था। कहां से था? जैन परिवार, जोधपुर से इनके संबंधित थे। जैन परिवार से संबंधित थे। कौन? मूर्ण और नैन्सी जैन परिवार से संबंधित थे, जो कि कहाँ है? जोधपुर से। और क्या था इनके बारे में? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने इनको क्या बनाया? अपना दरबारी विद्वान बनाया। यानी किनके दरबारी विद्वान थे? तो जोधपुर के राजा, जो महाराजा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये क्या थे? दरबारी विद्वान। जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। कौन? मूर्ण और नैन्सी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। कौन? मूर्ण और नैन्सी। और इनकी रचनाएं क्या क्या थी वो भी देखेंगे हम। अब इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी थी। तो रचनाएं, इनकी रचनाएं, रचनाएं कौन सी थी? तो पहले थी नैन सीधी ख्यात। नैन सीधी ख्यात। ये क्या थी? इनकी रचनाएं, नैन सीधी ख्यात, जो कि राजस्थान का क्या था? प्रथम ग्रंथ, प्रथम रचना क्या थी? राजस्थान का, राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाली रचना कौन थी? नैन सीधी ख्यात। इसके बाद में मारवाड़ परंगणारी विगत, मारवाड़ परंगणारी विगत, ये भी इनकी क्या थी? रचना है। मारवाड़ परंगणारी विगत, मारवाड़ परंगनारी विगत, परंगना विगत, मारवाड़ परंगनारी विगत, मारवाड़ परंगनारी विगत, ये कहां थी? ये भी इनकी रचना थी। ये क्या थी? ये भी जो मूल और नैन से इनकी रचना थी। कौन कौन सी? एक तो नैन से ख्यात और एक मारवाड़ जो परंगनारी विगत थी, वो भी इनकी क्या थी? रचना। अब इनके बारे में देखते हैं। तो जोधपुर के राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में किस रचना में उल्लेख मिलता है? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में किस रचना में मिलता है? तो ये जो मारवाड़ परंगनारी विगत थी, इसमें जोधपुर के जो राज्य है उनकी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें जोधपुर राज्य की आर्थिक, सामाजिक, और
प्रशासनिक, व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इसमें जो मारवाड़ परंगनारी विगत है, मूर्णोपनैतिक रचना, इसमें जोधपुर के राज्य के आर्थिक, सामाजिक और जो प्रशासनिक दृष्टि से जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, तो मूर्ण और नैन्सी की मारवाड़ परंगनारी विगत में इसका उल्लेख मिलता है। और क्या है इसमें, तो इसमें जनगणना यानी जोधपुर सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख इसमें मिलता है, ये इसमें मिलता है, यानी इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। गणना उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है किसमें, मारवाड़ परगना की विगत है जो उस रचना में, इस रचना में जो मोनोनैंसिक रचना है मारवाड़ परंगनारी विगत, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। और इसे क्या कहते हैं, तो मारवाड़ जो परंगनारी विगत है इसे कहते हैं मारवाड़ का गजट। क्या कहते हैं इसे, मारवाड़ का गजट। मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मारवाड़ का गजट किसे कहते हैं, मारवाड़ का गजट किसे कहते हैं, तो जो मारवाड़ परंगनारी विगत है उसे मारवाड़ का गजट कहते हैं। और इसका उपनाम क्या है, किसका, जो मोहम्मद नैन्सी का उपनाम क्या है, तो इसे राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहते हैं। और किनके द्वारा कहा गया, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहा, तो ये भी लिख लो। मुंशी देवी प्रसाद, जो मोनो नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा राजस्थान का अबुल फजल का, अबुल फजल कहा गया, इसके द्वारा, तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मून और नैन्सी को राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहा गया। और इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं जनगणना का अग्रज, यानी जनगणना का अग्रज। यानी इससे जब 1971 में जनगणना स्टार्ट हुई कैसी में, तो उससे पहले ही जो ये मून और नैन्सी राज्य परंगनाली विगत है इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो जो मून और नैन्सी इसे क्या कहते हैं, जनगणना का अग्रज। मून और नैन्सी को क्या कहते हैं, जनगणना का अग्रज कहते हैं, इसे इन्हें कहते हैं जनगणना का अग्रज। इन्हें जनगणना का अग्रज भी कहते हैं। जनगणना का अग्रज भी कहते हैं किन्हें, मूनौत नैन्सी को, किन्हें, मूनौत नैन्सी को क्या कहते हैं, जनगणना का अग्रज भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, मारवाड़ का गजेटियर। इनके क्या कहते हैं इनको, ये इनके उपनाम है, किनके, मूनौत नैन्सी के उपनाम है कौन कौन से, अब्बुल फजल, जनगणना का अग्रज और मारवाड़ का गजेटियर। इन्हें मारवाड़ का गजेटियर
कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। किनको? जो मून ऑफ नैन्सी, इनको मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। इनको मून ऑफ नैन्सी को। तो ये हम देखा मून ऑफ नैन्सी के बारे में। और क्या है? तो मून ऑफ नैन्सी, अब इनको इनके बारे में एक नोट लगाकर लिख लो। मून ऑफ नैन्सी और इनके भाई सुंदरदास जी, ये मून ऑफ नैन्सी और इनके भाई थे सुंदर सिंह। मून ऑफ नैन्सी और इनके भाई थे सुंदर सिंह। इन दोनों के ऊपर 1 लाख रुपए का आरोप लगाने के कारण इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी जो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह फर्स्ट, इनके दरबार में इन दोनों पर 1 लाख रुपए, यानी मून ऑफ नैन्सी और जो इनके भाई थे सुंदर सिंह, इन दोनों पर 1 लाख रुपए का आरोप लगा करके इन्होंने क्या कर ली? 1 लाख रुपए का गफला कर लिया, 1 लाख रुपए चुरा लिए। तो इनके ऊपर यह आरोप लगा, तो इसको ये दोनों भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो नोट लगाकर लिखो, मून ऑफ नैन्सी नैन्सी और इनके भाई सुंदर सिंह, इनके भाई सुंदर सिंह पर लाख, कितना? 1 लाख, 1 लाख रुपए का आरोप लगाने के कारण, यही लिख लो आप, तो 1 लाख अलग अलग क्यों लिख रहे हो? 1 लाख रुपए का आरोप लगाने के कारण, 1 लाख रुपए का आरोप लगने के कारण इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। तो जब इनके ऊपर 1 लाख रुपए का आरोप लगा तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली। इन्होंने, तो जो मून ऑफ नैन्सी और जिनके भाई हैं सुंदर सिंह, इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। अब ये था मून ऑफ नैन्सी का जो भी मैटर था, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब इनके इसी पॉइंटों से आएंगे, एम जो मैंने लिखवाया इनमें से ही आएंगे। ये इनका कंप्लीट थ्योरी है क्योंकि मून ऑफ नैन्सी की। सबसे पहले तो कहां से संबंधित थे? ये तो जोधपुर के जैन परिवार से संबंधित थे। कौन? मून ऑफ नैन्सी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम था, उनके क्या थे? दरबारी विद्वान। उनके दरबारी विद्वान थे। कौन? मून ऑफ नैन्सी। उनके दरबारी विद्वान थे। कौन? मून ऑफ नैन्सी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो नैन्सी रिख्यात, नैन्सी रिख्यात इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद मारवाड़ परंगनारी विगत है, ये भी इनकी रचना है। अब मारवाड़ जो परंगनारी विगत है, इसमें जोधपुर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया। इसमें इस परंगनारी विगत में। उसके बाद जनगणना का भी उल्लेख इसमें विगत में, परंगनारी विगत में। मारवाड़ का गजट भी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मारवाड़ परंगनारी विगत को। इनकी रचना को क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजट। और मून ऑफ नैन्सी को क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर। यानी इनकी रचना मारवाड़ जो परंगनारी विगत, इनको तो कहते हैं, इस रचना को कहते हैं मारवाड़ का गजट। और मून ऑफ नैन्सी उसे कहते हैं मारवाड़ का गजेटियर। उसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर। तो ये इनकी रचना थी। अब मून ऑफ नैन्सी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजस्थान का अब्दुल फजल कहा है। अब्दुल फजल कहा है किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। और इन्हें जनगणना का अग्रज भी कहते हैं। किसे? मून ऑफ नैन्सी को जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि इन्हें मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इन्हें मारवाड़ का
वेजिटेरियन भी कहते हैं, किसको, मोहन और नैन्सी को। और इनके बारे में जानने को क्या है, तो मोहन और नैन्सी और उनके भाई सुंदर सिंह के द्वारा सुंदर सिंह पर 1 लाख रुपए गबन का आरोप लगा। किन पर, नैन्सी पर और उनके भाई सुंदर सिंह पर 1 लाख रुपए गबन का आरोप लगा, जिसको ये सहन नहीं कर पाए और इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये हमारे प्रमुख जो साहित्यकार है उनमें से हम देख लिया सूर्यमल मिश्र और मोहन नैन्सी। अब जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़, तो वो देखेंगे हम कल, वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। RKY फिजिक्स क्लास को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके और हमारा जो हमें भी हौसला मिले आपके सपोर्ट से। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए और साथ ही साथ जो हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड के माध्यम से इसके अपने भी नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपके पास कंटेंट तैयार हो सके, आपके पास जो मैटर है वो उपलब्ध हो सके और आप बाद में रिवीजन कर सको। दोस्तों जितना हो सके उतना गहराई से लेके चल रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखते हुए ये क्लासें करवाई जा रही है। तो पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपना अस्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।